स्वागत है। और पश्चिम बंगाल में बर्बर हत्या पर खामोशी। किसकी खामोशी? कुछ राजनीतिक दलों की खामोशी और खासतौर पर सबसे बड़ी बात ममता बनर्जी और टीएमसी की खामोशी। पश्चिम बंगाल में वक्फ एक्ट पर विरोध प्रदर्शन क्या कुछ जमातों और सियासी दलों का शक्ति प्रदर्शन था? बंगाल में हुई हिंसा, हत्या, तोड़फोड़, आगजनी और लूट क्या सचमुच वक्फ एक्ट का विरोध था या फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स का शर्मनाक चेहरा? मुर्शिदाबाद हिंसा में मुख्य आरोपी जियाउल शेख को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस जघन्य हत्या में भीड़ ने हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सैकड़ों हिंदू परिवारों के घर फूंक दिए गए, 2 दलित मूर्तिकारों की हत्या कर दी गई और सियासत वोट बैंक में उलझी रही। सीएम ममता बनर्जी पड़ोसी देश बांग्लादेश और बीएसएफ पर निशाना साधती रही। पीड़ित परिवारों को न्याय के लिए ऐसी घिनौनी सियासत की अपेक्षा देश में किसी को नहीं हो सकती। बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। स्वयंसेवी संगठन ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे सांप्रदायिक कह दिया गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडी गठबंधन के नेता फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा ने हिंदू मुस्लिमों के बीच की खाई को और बढ़ा दिया है। फारूक अब्दुल्ला भले ही सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की बिगड़ी हालात को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हों, लेकिन राजनीतिक दलों की चुप्पी ने अविश्वास का माहौल जरूर बना दिया है। देश में लेफ्ट लिबरल बुद्धिजीवियों के लिंचिंग के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र तक जाने वाले लोग अगर एक गरीब हिंदू मूर्तिकार की हत्या पर खामोश रहते हैं तो सियासत में वोट बैंक बनाने वाले दल खामोश रहे तो माना जाएगा कि समाज के लिए यह अपराध से कम नहीं है। जुमे के दिन मुर्शिदाबाद में हुए वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन में न केवल खून खराबा सामने आया, बल्कि इस हिंसक प्रदर्शन ने सैकड़ों हिंदू परिवारों के घर उजाड़ दिए, उन्हें अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन सीएम ममता बनर्जी ने इन पीड़ितों से मिलने के बजाय उन्हें इमाम सम्मेलन बुलाकर उन्होंने उन इमामों को आश्वस्त किया कि टीएमसी सरकार उनके साथ है। ये कैसी सरकार है जो पीड़ितों के साथ न्याय करने को तैयार नहीं थी और विपक्ष को पीड़ितों से मिलने की इजाजत तक नहीं दे रही थी? गवर्नर और एनएचआरसी की टीम जाने के बाद दुनिया ने कैमरे के सामने पीड़ितों के हालात देखे और तब पता चला कि आखिर बंगाल में स्थिति क्या है। यह कौन सा विरोध का प्रदर्शन है जिसमें शिकार उन मासूम लोगों को बनाया गया जिनका इस वक्फ से कोई लेना देना नहीं है? वक्फ प्रदर्शन में हिंदुओं की हत्या क्यों? कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया सरकार को पिछले दिनों आड़े हाथों लिया है। कोर्ट ने पूछा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है, फिर सड़कों पर वक्फ के खिलाफ यह प्रदर्शन आखिर क्यों? कोर्ट ने कहा कि ट्रैफिक बंद करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोगों की परेशानी का कौन ध्यान रखेगा? सवाल यह है कि अपनी सियासत को चमकाने के लिए ओवैसी जैसे मजहबी नेता इसे मौके की तरह देख रहे हैं। वोट बैंक की सियासत में एक वर्ग को पोलराइज करने की कोशिश हो रही है। क्या यही भीड़ देश के 20 करोड़ मुसलमानों की रहनुमाई करती है? क्या ये नेता देश के विधान व्यवस्था और न्याय को सड़कों पर प्रदर्शित करके इसको तय करेंगे? क्या वक्फ बोर्ड की मनमानी के कारण हजारों लोग न्याय की प्रतीक्षा में नहीं हैं? अगर देश की संसद लोगों के मुद्दे पर कानून में परिवर्तन नहीं करेगी तो फिर आम लोगों को इंसाफ आखिर कौन देगा? क्या वक्फ के दलालों और मुतवल्लियों के इंसाफ पर देश हमेशा निर्भर रहेगा? तो सबसे पहले बात करेंगे फारूक अब्दुल्ला के। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष है फारूक अब्दुल्ला और उन्होंने कहा कि बंगाल में हुई हिंसा देश में बढ़ते हिंदू मुसलमान विभाजन का सीधा नतीजा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। वायलेंस इसलिए आया क्योंकि जो नफरत इनने मुसलमानों में पैदा करने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान, आपने देखा नहीं बुलडोजर कैसे चले, मस्जिदों को गिराया, स्कूलों को गिराया, मुसलमानों को घरों को गिराया। उनका कसूर क्या था? क्या कसूर था? क्या साबित कर सकते? एक चीज साबित नहीं कर सकते। और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। बंगाल सरकार और बंगाल की मुख्यमंत्री ने अब तक इस घटना की निंदा नहीं की है। 11 तारीख को इस मंदिर को पूरी तरीके से वैंडलाइज किया गया। देव देवियों की मूर्ति जो थी उस मूर्ति को तोड़ा गया और उस मूर्ति को अपमानित भी किया गया। टोटल 56 शॉप्स जो हिंदुओं के थे
उसे तोड़ दिया गया, पूरी तरीके से लूट लिया गया। ये भयंकर स्थिति यहाँ पे किया गया और ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी खुद इसके बारे में एक भी निंदा का शब्द उन्होंने अभी तक इशू नहीं किया, जारी नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से स्पेशली इस तरीके की घटना की निंदा करती हुई कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ कानून की वकालत की है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। वक्फ अगर कमजोर और गरीब की मदद करने के लिए नहीं है तो काहे के लिए है? जरा मुझे पटना में कोई इदारा बताएंगे जो कोई अस्पताल हो, कोई यतीम खाना हो, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो जो वक्फ वाले चला रहे हैं। हाँ, आपको वक्फ की जमीन पे मॉल मिलेंगे बड़े बड़े, आपको वक्फ की जमीन पर रेजिडेंशियल फ्लैट मिलेंगे बड़े बड़े, बाजार मिलेंगे, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स मिलेंगी। अरे भैया, वक्फ का मकसद तो था गरीब और कमजोर। मैं आपसे कहता हूं, अगर इस वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो जाता तो आपको इसकी जरूरत रहती। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ एसएन सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ थोड़ी देर में टीएमसी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, टीएमसी के नेता जुड़ेंगे। उसके साथ ही साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। और निशांत राय हमारे संवाददाता इस वक्त पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले निशांत, आपके पास आएंगे। ताज़ा सूरत हाल बताइए, क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ सियासत वहाँ गर्म है, ये भी आप हमें जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात अगर मुर्शिदाबाद की जाए तो धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर आ रहा है। उसकी एक वजह है कि वहाँ पर सेना तैनात है और केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात है, इसलिए फिलहाल जनजीवन पटरी पे आता हुआ दिख रहा है और लोगों में डर और दहशत जस का तस बना हुआ है। दूसरा, जो शरणार्थी मुर्शिदाबाद छोड़कर पलायन कर गए, पारलालपुर जो कैंप है वहाँ ठहरे हुए हैं, उनमें से कोई वापस जाने को तैयार नहीं है। उनमें अभी तक पूरी तरीके से डर है। हालांकि प्रशासन उन पर जरूर दबाव बना रहा है कि वो वापस लौटें। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आज वहां का दौरा किया और दौरा करने के बाद ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इसके अलावा अगर बात की जाए जिस तरीके से वहां हिंसा हुई, जिस तरीके से डीडी न्यूज ने वहां पर देखा और पीड़ितों से बातचीत की, तो एक बात साफ तौर पर समझ में आई कि एथनिक क्लींजिंग का मामला है, ना कि ये राइट है और ना ही ये किसी प्रकार की वक्फ बोर्ड के विरोध है। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच होने के बाद पूरी तरीके से तथ्य सामने आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से दुकानों को चिन्हित किया गया, जो बताया जा रहा है कि 56 के आसपास दुकानों में आग लगाई गई है, उनके बगल में दूसरे समुदाय की भी दुकान थी। अगर ये राइट्स होते या हिंसा होती तो दूसरे दुकानों में भी आग लगाई जाती। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी भी पीड़ितों को विश्वास नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी ने ना उनसे मुलाकात की है, ना अभी तक राज्य सरकार ने इस तरीके का कोई मजबूत आश्वासन दिया है कि अगर वो वापस लौटते हैं तो उनकी पूरी तरीके से सुरक्षा की जाएगी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद मिश्रा, ये समझना चाहेंगे ये कौन सी सियासत है जहां पर अगर राज्य में हिंसा होती है तो कम से कम आप देखिए ना, राज्यपाल पहुंच गए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पहुंच गया, महिला आयोग पहुंच गया, लेकिन ममता बनर्जी नहीं पहुंची। और जो मौलाना है उनके साथ उन्होंने सम्मेलन जरूर किया और कहा कि वक्फ जो है उसको हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे, आप चिंता मत करिए। उनको आश्वस्त किया, लेकिन जो गरीब पीड़ित हैं, जो हिंदू हैं दरअसल, उन तक नहीं पहुंची। निखिल, आज ही सोशल मीडिया पे एक वीडियो का वायरल हो रहा है, आप उस देखेंगे उस वायरल वीडियो को, तो जो मूर्तिकार के बच्चे चंदन दास और उनके पिता को, एक बुजुर्ग पिता है, उसको कैसे भीड़ लिंचिंग करके पीट के मारा है। इतना भयानक, इतना निर्दयता के साथ कोई इंसान किसी इंसान को पीट के मार सकता है, शायद आपने नहीं देखी होगी। लेकिन सवाल उससे भी बड़ा है कि क्या एक लिंचिंग का मामला किसी समुदाय खास के लिए आता है तो यहाँ बुद्धिजीवी और लेफ्ट लिबरल के जो इकोसिस्टम है वो सीधे यूनाइटेड नेशन तक गुहार लगाने की बात करते हैं। और एक गरीब हिंदू परिवार के, एक मूर्तिकार का एक दलित परिवार है जो वहाँ बरसों से एक अपना एक पेशा चला रहा है, तो क्या उसके लिए कोई आवाज़ नहीं है? उसके इंसाफ के लिए यूनाइटेड नेशन तो दूर की बात, एक शब्द बोलने की जहमत कोई उठा नहीं रहे।
तो ये जो सवाल है कि आप एक हिंदू के नाम पे जो पूरी सियासत एक तरह से चुप हो जाती है, एक तरह से मौन होके उस तरह के एक बना लेता है कि ऐसे लगता है कि बोलने से ही वो सांप्रदायिक हो जाएंगे। तो फारूक अब्दुल्ला जो बात कह रहे थे, जो बाइट हमने सुनाया, वो उसके कंटिन्यू में वही चीज वो बोल रहे थे कि इस खाई को किसने बढ़ाया। जब आप समाज जो है ये इंसाफ की बात करना बंद कर दे, और ये बंद इसलिए क्या है कि पूरे देश में जो इस तरह के वातावरण बना है उसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो धर्म देख के, जात देख के, अलग अलग तरह के जो दर्दनाक हिंसा और इस तरह की चीजों में अपनी विचार और अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है। आप अगर जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, ओवर रीच करते हैं किसी एक इशू को लेके, तो उसके बाद लोग इंतजार करता है कि राहुल गांधी शायद वहां भी जाएंगे, जिस तरह से वो पीलीभीत जाते हैं, जिस तरह से वो हाथरस जाते हैं, जिस तरह से वो धरना प्रदर्शन करते हैं। तो उनसे ये उम्मीद थी, प्रियंका गांधी से उम्मीद थी, लेकिन वो नहीं कभी गए, उनका एक ट्वीट नहीं आया। तो ये सवाल है कि आप लोगों ने मिलके ये जो सो कॉल्ड सेकुलर जमातें एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, उसने कम से कम ये खाई को बड़ा किया है। फारूक अब्दुल्ला सच कह रहे हैं ये बात। ये अलग बात है कि फारूक अब्दुल्ला तो पूरे हिंदुस्तान में बरसों तक ये सांप्रदायिक राजनीति करते, कश्मीर में खाई करने वाले सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन उनका ये कन्फेशन जरूर ये माना जाएगा कि इस दौर में अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो लोगों को आपके प्रति अविश्वास बढ़ेगा। और ये अविश्वास कम से कम आज इस बंगाल में जो निर्मम हत्या और बंगाल में जिस तरह की हिंसा हुई है उससे लोगों का तो जरूर बढ़ा है। निखिल जी बिल्कुल। और हमारे साथ टीएमसी के अशोक शर्मा भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। और अशोक जी, सबसे पहला सवाल यही कि क्या जो पश्चिम बंगाल में हिंदू हैं वो अगर ममता बनर्जी को वोट नहीं देते हैं तो उनका पुरसा हाल जानना, इस मुश्किल वक्त में उनसे मुलाकात करना भी मुनासिब नहीं समझती हैं ममता बनर्जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ 2-3 तो बात आपको बताऊंगा कि जब भी बंगाल में कोई इलेक्शन का टाइम आता है, किसी भी तरह का इलेक्शन, विधानसभा का, लोकसभा का, पौरसभा का, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास यही एक मुद्दा रहता है कि किस तरीके से बंगाल को अशांत किया जाए। आपको यह पता होगा कि हमारी पुलिस ने जब वहां पे इंक्वायरी की तो बहुत से ऐसे प्रावधान हमें मिले हैं कि यह पूरा प्लान था, और प्लान करके पश्चिम बंगाल में जो है अशांति कैसे फैलाया जाए, जिससे कि वहां के जो लोग हैं वो किस तरीके से डिस्टर्ब हो जाए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनको आकर्षित किया जाए। एक्चुअली क्या होता है सर, मेन मुद्दे की बात यह है कि इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें यह पता ही नहीं है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमारा देश क्या था, सर्वधर्म था। हमारे देश में पश्चिम बंगाल में जो हिंदू लोग रह रहे हैं उनके बारे में ये ज्यादा सोच रहे हैं। जो मुसलमान जो रह रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के बारे अपने वोटर नहीं थे क्या? वो आज हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी जो हैं वो क्या उनके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? लेकिन कभी भी इनके पास देखिएगा बंगाल में आएंगे और एक ही मुद्दा करेंगे, मुसलमान हिंदू, मुसलमान हिंदू। आपका पॉइंट आया, लेकिन हमारे सवाल का जवाब नहीं आया इतनी देर तक। मेरा सवाल ये नहीं था, इसका जवाब तो जो आपने कहा है उसका बीजेपी के प्रवक्ता बैठे वो जवाब देंगे, लेकिन मैंने कहा कि ममता बनर्जी ने कम से कम आश्वासन के 2 बोल बोले होती, वहां तक उन्होंने भी दौरा कर लिया होता। मैं आपके जवाब पे ही आ रहा हूं। ऑलरेडी वहां पे जो हमारे लोकल एमपी थे वो वहां पर गए, ऑलरेडी वहां पर पुलिस अपनी काम कर रही है, और अब जैसे अब ये पुलिस काम करेगी आप देखिएगा 2 से 4 दिन के अंदर सीबीआई इंक्वायरी बैठ जाएगी, क्योंकि ये हमारे पुलिस पे भी आरोप लगाएंगे कि वहां की पुलिस काम सही नहीं करती। नहीं, लोकल एमपी तो गुजरात में बैठे साहब। यूसुफ पठान वहां का मुर्शिदाबाद का जो एमपी है वो तो गुजरात में सोशल मीडिया में उसका वायरल वीडियो था, वो कॉफी पी रहा है वहां बैठ के। खलील अहमद जी जो एमपी है हमारे उधर के, वो वहां पर गए थे, वहां पे मिले हैं उन्हें ना। ऐसा मैं यूसुफ पठान जी की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे उलेमाओं के साथ देखिए सवाल इसलिए उठता है कि उलेमाओं को के साथ सम्मेलन करके उनको आश्वासन देती हैं ममता दीदी कि वक्फ लागू नहीं किया जाएगा, परेशान मत होइएगा। तो कम से कम इसी तरह का आश्वासन जाकर उनको भी दे दिया होता, हिंदुओं को भी दे देते। वो ठीक है, वोट नहीं देते टीएमसी को, कुछ लोग नहीं देते होंगे या वोटर होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन जी सोशल मीडिया में क्या होता है सर, एक्चुअली वहां पे
मेरे पास कुछ एविडेंस तत्व है। एविडेंस तत्व ऐसे हैं कि वहां पे जो भी चीज हुआ है वो प्री प्लान हुआ है। और ये जो चीज है, एक रैली निकलती है, वक्फ बोर्ड की रैली तो सब जगह निकल रही है। आप समझिए कि अभी एक जैन समुदाय की रैली बॉम्बे में निकली और वहां पे इतनी बड़ी रैली निकली, वहां पे कुछ नहीं हुआ। ऑलरेडी आज के समय में तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो जैन समुदाय के लोग हैं जो कभी अग्रसित नहीं होते हैं। ठीक है, आपकी बात सही है, आपकी बात सही हो सकती है, ठीक है, आपकी बात सही हो सकती है, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन फिर वो आपकी पुलिस क्यों जाकर के हाई कोर्ट में उसने एक बयान दिया, वो जो हलफनामा दाखिल किया है वो आपने पढ़ा है, उसमें बता रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन लोग वो उसमें तो वो प्लानिंग नहीं आई है। यानी कि या तो आप लोग सही कह रहे हैं या तो आपकी पुलिस सही कह रही है। हमने लोगों को अरेस्ट भी किया है, हमारी इंक्वायरी चल रही है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अब 4 से 5 दिन में ये सीबीआई जो है वहां पे आकर बैठ जाएगी और हमारे पूरे जितने भी है सारे तथ्य को ये उधर से उधर कर देगी। हरकी कौल वाले केस में क्या हुआ आपको पहले से पता है, आपको पहले से पता है, क्योंकि आप लोग जांच ठीक से नहीं कर रहे। शायद आपको पता है कि जांच नहीं करेंगे। आपकी पुलिस क्या कह रही है अदालत में, उसने जो हलफनामा दिया है उसको पढ़िए शर्मा जी, उसको पढ़िए और अपने नेताओं से भी कहिए, आप लोग भी उसको पढ़िए कि उसने क्या कहा है। मैं आऊंगा एसएन सिंह के पास। एसएन सिंह, ठीक है शर्मा जी। एसएन सिंह, इस तरह की जो सियासत है जिसमें देखिए वो शर्मा जी कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि सीबीआई जांच सौंप दी जाएगी और सीबीआई उसकी जांच करेगी। निखिल जी देखिए, शर्मा जी अपनी बातों में सारी बातों को कह गए। हम शर्मा जी की बात को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा जब ये देश आजाद था तो ये सेकुलर देश था, मतलब अब पश्चिम बंगाल सेकुलर देश नहीं रहा है, वो सिर्फ एक धर्म के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा जो टीएमसी के प्रवक्ता ने आपके चैनल पर कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई वहां तो कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग चाह रहे हैं वही करा दे रहे हैं, तो भाई आप फिर पद पर क्यों बैठे हैं, फिर मुख्यमंत्री क्यों इस तरह का बयान देते हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है वो वक्त के नाते हर जगह पे रैलियां और विरोध प्रदर्शन करने निकले लोग और इसके नाते हो गया। तो आदरणीय प्रवक्ता टीएमसी, आप एक चीजों को जानिए, पहली बात कि वक्त के नाते ये सब नहीं हो रहा, ये विचारधारा के नाते हो रहा है। उन 3-4 विचारधाराओं को नोट कर लीजिए और वो बार बार होता है। पहली बार नहीं, आपने कहा चुनाव के समय, तो आपको बताना चाहूंगा दुर्गा पूजा का जब हो रहा था तो उस समय चुनाव नहीं था, सरस्वती पूजन के समय चुनाव नहीं था, और जो शोभा यात्रा निकल रही थी चुनाव नहीं था। एक विचारधारा जन्म लेती है, वो विचारधारा का वहीं मुर्शिदाबाद से जब आपके एक विधायक ये बयान देते हैं हमारी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, 70% हो गया, मार के हिंदुओं को भगीरथ में फेंक देंगे, वो विचारधारा जब जन्म लेती है तो वो तय कर लेते हैं कि कोई ना कोई एक बहाना चाहिए और जैसे ही बहाना मिलेगा हम हिंदुओं की हत्या कर देंगे। 10 सेकंड में अपनी बात को आपने कहते हुए समाप्त कर दिया। आपको बहुत छोटी घटना लग रही थी, अरे आपने उस आपके जो दिलीप किया। ठीक है अशोक जी सुन तो लीजिए उनको। हिंदुओं के घर को, मैं आपके बीच में बोला नहीं, अशोक जी आएंगे आपके पास, हिंदुओं के घर को जलाए जा रहे हैं। आपने उस बर्बरता का जिक्र नहीं किया, उस मुख्यमंत्री को वहां जाना नहीं चाहिए कि हिंदू अगर अपनी जान बचाने के लिए अपने घर को पानी छिड़क दे कि किसी तरह से आग बुझ जाए, तो वहां से हैंडपंप के वो तार काट दिए जाते हैं, हैंडपंप के नट बोल्ट निकाल दिए जाते हैं। आपने उसका जिक्र नहीं किया कि किस तरह से जो है वो जो टंकियां थी उसमें जहर मिला देने का कार्य किया। चारों तरफ से मैं पूछ रहा हूँ, टीएमसी के प्रवक्ता से मैं पूछ रहा हूँ, ममता बनर्जी से, भैया वक्त का आपको विरोध करना था तो जिन हिंदुओं की, जिन दलितों की आप हत्याएं कर रहे थे उनके पास वक्त का क्या था? उन्होंने वक्त कानून बनाया था क्या? या वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के थे क्या? वो भारत के नहीं थे क्या? अगर कानून से आपको दिक्कत है, कानून सम्मत कार्य करेंगे या देखेंगे कि गणेश का चित्र किस में लगा है, भगवान शंकर का चित्र किस गाड़ी में लगा है, उसी गाड़ी को आप निशाना बनाएंगे या दलितों के घर को जलाएंगे। बिल्कुल विभत्स और जघन्य ये है, विभत्स और जघन्य ये है। ठीक है, बता रहा हूँ निष्कर्ष जी, निखिल जी निष्कर्ष बताने दिए। निष्कर्ष ये था कि ये ममता बनर्जी चाह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदू रहे ही ना, हिंदू ना रहे, सिर्फ उनको मानने वाले, उनको चाहने वाले रहे। और ये सेकुलर देश जो कह रहे थे ना कि आजादी के बाद सेकुलर देश था, अब सेकुलर देश नहीं है। वो चाह रही है कि उनका कानून वहां लागू हो जाए, भारत का संविधान न लागू हो। निखिल जी लास्ट में कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ 10 सेकंड। जब ममता बनर्जी कहती है कि भैया जो संसद में कानून बना हम उसको नहीं मानते हैं, हम उसको नहीं लागू होने देंगे, मतलब बाबा साहब के संविधान को नहीं मानती है, वो नहीं चाहती है कि हिंदू पश्चिम बंगाल में रहे, वो नहीं चाहती है कि भारत के लोग पश्चिम बंगाल में रहे, विदेशी आकर
पश्चिम बंगाल में रहते हैं वो रिश्तेदार हो जाते हैं और भारत के लोग। चलिए ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। दरअसल ये जो विभत्स हिंसा हुई, इसलिए मूर्तिकार को इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाता था। इससे ज्यादा विभत्स और जघन्य क्या हो सकता है? विनोद जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? मैं अशोक जी आप ही के पास आता हूँ। नहीं, अशोक जी के पास आ रहे हैं। अशोक जी आपके पास आ रहे हैं? अशोक जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। बस मैं थोड़ा सा आप ही के सवाल में थोड़ा और इजाफा कर देता हूँ। आपने जितना हम लोगों को एक सेकुलर ज्ञान सुनाया है, उसी में मैं थोड़ा सा जोड़ रहा हूँ कि ये पहले दिन का जो जुमे के दिन जो वक्फ के खिलाफ में ये प्रदर्शन हुआ था, आप ही के जो मंत्री हैं सदीफुल्लाह चौधरी, उन्हीं का बयान आप सुनिए कि वो मंत्री कैबिनेट के मंत्री हैं और वो कह रहे हैं कि मेरी ये ताकत है कि हम कोलकाता को 1 घंटे में हम पूरा चौक कर देंगे। हम लोगों को निकलना और लोगों को वहाँ पे रहना मुश्किल कर देंगे। हमारे इतने लोग हैं कि हर 50 जगह पे हम 10-10 हज़ार लोगों को उतार देंगे। एक मंत्री। दूसरे मंत्री आपको कह रहे हैं कि जो भाग रहा है वो कोई बंगाल से थोड़े बाहर भाग रहा है, वो बंगाल में ही है, तो इसको आप पलायन कैसे कहते हैं, माइग्रेशन कैसे कहते हैं? खुद ममता बनर्जी इस हिंसा को कहती हैं कि ये बिहार के लोग थे, हरियाणा के लोग थे, गुजरात के लोग थे। फोटो देखो, फोटो, ये बिहार के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं। और आज आपकी पुलिस वो मुश्ताक शेख को अरेस्ट करती है, उसके भाई को अरेस्ट किया है जिसने ये जघन्य हत्या की है। ठीक है, तो एक मिनट निखिल जी, तो ये आप झूठ बोल रहे हैं, आपके सीएम झूठ बोल रही है या पुलिस झूठ बोल रही है? ये आप बता दीजिए कि आप लोगों को किस तरह से गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, एक परिवार की मौत पर इस तरह की गंदी और भद्दी सियासत नहीं देखा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अशोक शर्मा। अपने कातिल को पकड़ के सामने में लाने का दावा करता है और आप पार्टी के विनोद जी समय नहीं हमारे पास, हम जवाब लेंगे। विनोद जी समय नहीं हमारे पास, विनोद जी समय नहीं हमारे पास, जवाब ले लेंगे। ये सवाल आपसे पहले भी पूछा था और आपने इसका जवाब नहीं दिया था। मैं आप लोगों के बीच में अब कुछ नहीं बोला, तो मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि आप भी मत बोलिएगा, क्योंकि जल्दी समाप्त करिए सर। ये आप जब इंट्रोडक्शन देने के बजाय आरोप जब आप लगा रहे हैं, सुन लीजिए। पहला बात है कि हमारी पुलिस ने जब वहां पे पूरी इंक्वायरी की है, तो इंक्वायरी करने के बाद जो वहां पे ये जो सारी चीजें हमें पता चला है, ये पूरा प्री प्लान था। ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्री प्लान प्रोग्राम था। देखिए, आप लोग यहाँ पे बैठ के हम लोग को डिबेट देते हैं, ग्राउंड पे क्या हो रहा है। मैं बताऊं आपको, मुख्यमंत्री वो बंदा जो है वो मुश्ताक से कौन है जिसने ये बर्बर हत्या की है? ये मुख्यमंत्री नहीं होती है। उन्होंने सीधे आप एक तरह से उस भीड़ को, एक कम्युनिटी को एक तरह से उकसा रहे हैं इस तरह के अपराध के लिए। सीए पे प्रदर्शन हुआ, लाखों करोड़ों की संपत्ति जलाई गई। क्या ममता बनर्जी ने किसी पे कार्रवाई की? ठीक है, अगर आपकी पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रहेगी तो भीड़ तो हर समय इसी के लिए होता है। और तुर्रा ये ऊपर से आप लोग ये कह रहे हैं अशोक जी कि हम जांच करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ भी होगा। देखिए सीबीआई बैठ जाएगी। आपको तो पता ही है कि आप जांच नहीं कर रहे हैं, तो इस देश में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ होगा ही ना। लोगों को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई आएगी, जांच करेगी, क्योंकि और इसके पहले भी आप लोगों ने जो किया है वो इतिहास गवाही है उसका, तो कोई उसमें बताने की जरूरत नहीं है। आपकी पुलिस कुछ कहती है, नेता कुछ कहते हैं। फिलहाल एसएन सिंह, अशोक जी और विनोद मिश्रा जी बहुत शुक्रिया। निशांत भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक